दो खास मेहमान निमेश ठाकर जी और गौरांग शाह जी लगातार जुड़े हुए हैं। निमेश जी, गौरांग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल शामिल करने से पहले आइए जरा निफ्टी बैंक निफ्टी पर एक नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके का कारोबार फिलहाल बाजार में देखने के लिए मिल रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही कमजोर हैं। निफ्टी में देखिए करीब 260 अंकों से ज्यादा की जो गिरावट है वो देखने के लिए मिल रही है। 25,550 के पास ये कामकाज कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में भी अगर नजर डालें तो 450 अंकों की जो है गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। 60,300 के लेवल के आसपास ये काम कर रहा है। सबसे पहले आइए सलाह ले लेते हैं गौरांग शाह जी आपके पास आते हुए, निफ्टी बैंक निफ्टी आगे कैसे देख रहे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो पहले तो निफ्टी पर देखिए, मेरे ख्याल से एक दायरेबंद कारोबार, और हम जब सोमवार को भी हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश पर बाजार खुलते हुए शो में जुड़े थे, तो हमने कहा था कि एक दायरा है, तब का दायरा था ये 28,800 से लेकर के 26,000। अब सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन ऊपर गया बाजार। कल से गिरावट, आज वो गिरावट और लंबी हो गई। आज शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। लेकिन अच्छी बात यह कि निचले स्तर से आज का जो कारोबार है वो ऊपर की तरफ उभर रहे, और हमने कहीं ना कहीं 25,500 का स्तर टिका के रखा है। अगर 25,500 टूट जाता है तो संभवतः पूर्वक थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ के दायरे हो सकते हैं। लेकिन आज और कल में जो करेक्शन देखा है, हमारा मानना है कि शायद इसी स्तर के आसपास शायद बाजार बंद देगा। हो सकता है कि बाजार बंद होते होते शायद थोड़ी बहुत खरीदारी आ जाए और ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिले। वोलेटिलिटी, उठापटक शायद थोड़ी बहुत हावी हो सकती है, और इस हफ्ते निर्णायक तरीके से तीसरी तिमाही के नतीजों का जो सिलसिला है उस पर पर्दा गिर जाएगा। और अगर आप समीकरण चढ़ना चाहे तो मेरे ख्याल से जो तिमाही नतीजे देखे उसमें अच्छी बात यह है कि कोई नकारात्मक परिस्थिति नहीं है। आज का जो बड़ा करेक्शन हम दे रहे हैं वो आईटी क्षेत्र से योगदान ज्यादा है, और आईटी क्षेत्र का जो वेटेज है वो निफ्टी पर कुछ ज्यादा है, और पिछले 3-4 दिन से लगातार नीचे की तरफ के दायरे। तो कहीं ना कहीं इस स्तर के आसपास मेरे ख्याल से बाजार संभलना चाहिए। और जहां तक वित्तीय क्षेत्र का सवाल है, बैंक निफ्टी की जो आपने बात पूछी है, तो मेरे ख्याल से सरकारी बैंक और कुछ निजी क्षेत्र बैंक के जो नतीजे आए वो अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी या फिर वित्तीय क्षेत्र शायद थोड़ा बहुत सहारा दे सकता है आने वाले हफ्तों में बाजार में स्थिरता लाने के लिए, और फिर थोड़े बहुत ऊपर की तरफ दायरे के लिए। बिल्कुल, लेकिन आज भी अगर नजर डालें बैंक निफ्टी में जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे ही लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। संभावना है कि हो सकता है कि बाजार बंद होते होते हल्की थोड़ी रिकवरी देखने के लिए मिले। इसके अलावा निमेश जी भी हमारे साथ हैं, उनसे जरा राय ले लेते हैं। अगर आप देखें तो मेटल, फार्मा और स्पेशली रियल्टी, आईटी, मेटल और रियल्टी जो शेयर हैं, यहां बेहद ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिल रही है। निमेश, आपका क्या नजरिया बन पा रहा है आगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आईटी के अंदर हम लोगों ने एक अच्छी खासी गिरावट देख चुके हैं, अभी फिलहाल अगर देखें तो एक अच्छे सपोर्ट के पास है, बट कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिला है, इसलिए अभी फ्रेश बाई यहां से करने का रिकमेंड नहीं है। थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, बट जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, मेरा मानना है कि एक वैल्यू जोन के अंदर है, तो यहाँ से स्लो एंड स्टेडीली एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो ये करेक्शन आया है, ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी अगर रिजल्ट्स की आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, और जिस तरह से डेटा भी आ रहे हैं, डेटा काफी सपोर्टिव है। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपको सेक्टर कॉल लेना है तो बैंक निफ्टी की तरफ जाइए। बैंक निफ्टी ये जो करेक्शन है इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट की बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आ रहा है वो 60,000 के करीब आ रहा है। तो और भी अगर यहाँ से गिरावट आती है तो बैंक निफ्टी में बाय करके चलना है। और ऊपर मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर अगर बात करें तो 61,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। ओके, 61,500 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। 60,000 के पास एक बड़ा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, ये राय बन रही है। आगे बढ़ते हैं और अब अपने कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले यूट्यूब से देखिए सवाल आया है पंकज जी का। ओएनजीसी के शेयर है इनके पास, 1,000 करीब शेयर है इनके, और 271 के प्राइस पर इन्होंने ओएनजीसी में खरीदारी की है। इसके अलावा विप्रो और कैनरा के भी शेयर है इनके पास। विप्रो के करीब 2,000 शेयर है, 335 रुपए की
बाइंग प्राइस है इनकी, और कैनरा बैंक के 620 शेयर है, 155 रुपए के प्राइस पर इन्होंने खरीदा है। अब इनका सवाल ये है कि क्या किया जाए, लॉन्ग टर्म ये इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। शुरुआत कर लेते हैं ओएनजीसी से। निमेश जी, आपके पास आते हुए सलाह दीजिए, ओएनजीसी में क्या किया जाए? काफी अच्छा मुनाफा तो इनको हो रहा है यहाँ पर। देखिए, क्रूड ऑयल के प्राइस के अंदर हम लोग जिस तरह से रिकवरी देख रहे हैं, और ओएनजीसी ने काफी लंबे अरसे तक इन्वेस्टरों को निराश किया है। एक हेल्दी डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, और चार्ट स्ट्रक्चर भी देखिए तो एक साइडवे रेंज का ब्रेकआउट आया है और स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो मेरा मानना है कि जब तक ये स्टॉक 255 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से बुलिश नजरिया रख के ट्रेड करना चाहिए। तो फिलहाल मेरी राय यही है कि आप 255 के स्टॉप लॉस से ओएनजीसी के अंदर होल्ड कीजिए, और ऊपर मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब भी जिस तरह से क्रूड ऑयल के अंदर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और रिकवरी हो रही है, तो उस हिसाब से अगर कंटिन्यू रहा तो क्रूड ऑयल के प्राइस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 292 300 तक के लेवल ओएनजीसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल मेरा नजरिया बुलिश है, मैं आपको 255 के स्टॉप लॉस से होल्ड की राय देता हूँ। राइट। गौरांग जी के पास चलते हैं। गौरांग जी, विप्रो पर आपकी क्या राय बन रही है? मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, विप्रो के इनके पास 2000 शेयर है, 335 पर इन्होंने खरीदा है। जिस तरीके का आईटी सेक्टर में स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या नजरिया रखा जाए आगे के लिए? पहले तो अगर आपने 333 पर खरीदा है तो इतनी राह मत देखिए कि आपका नुकसान इतना बड़ा हो जाए। अब 215 पर आकर के रुका है, तो आप जरा अंदाजा लगा लीजिए कि इनके निवेश की गई पूंजी पर कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, विप्रो पर निरंतर हमने बिकवाली की राय दी है, क्योंकि आईटी क्षेत्र में से ये एक ऐसा दिग्गज स्टॉक है जिसने निराश ही निराश किया है, जहां तक नतीजों का सवाल हो या फिर निवेश की गई पूंजी पर नुकसान का सवाल। तो इतना मतलब आप सही समय पर प्रश्न पूछिए ताकि आपकी जो पूंजी है वो सीमित रहे नुकसान में। बिकवाली की राय है, और अगर विकल्प के रूप में ये यहां से निकल करके कहीं और निवेश करना चाहते हैं, जिसकी राय हम बिल्कुल देंगे, तो विकल्प के रूप में हमें लग रहा है कुछ बेहतर विकल्प है। ऑटो क्षेत्र में अशोक लेलैंड जहां पर ये निवेश कर सकता है, और वित्तीय क्षेत्र में एक एनबीएफसी कंपनी है, एक नहीं दो, एल&टी फाइनेंस और एम&एम फाइनेंस। हमारा मानना है कि अगर ये यहां से निकल करके इन सब शेयर्स में निवेश करते हैं लंबी अवधि के लिए, तो नुकसान की भरपाई हो सकती है कुछ हद तक। हाँ, इसके अलावा देखिए हमारे साथ नवीन जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, और इनका सवाल भी जो है वो विप्रो पर ही है। नवीन जी, सवाल पूछें अपना। मैडम, मेरा ये था सवाल कि अगर मैंने विप्रो का शेयर करा, अगर मैं अनदर 1 और 2 मंथ इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ, तो कोई इसमें कोई चांसेस है रिकवरी होने के? ओके, गौरांग जी के पास ही चलते हैं, क्योंकि विप्रो पर वो राय दे रहे थे। गौरांग जी, इससे पहले पंकज जी की जो खरीद थी वो 335 रुपए की थी, लेकिन नवीन जी की खरीद देखिए करीब इनकी 233 रुपए की है। इनका ये कहना है कि कुछ वक्त तक अगर मैं होल्ड करूं तो क्या मुझे प्रॉफिट हो सकता है? देखिए, कुछ वक्त जिस प्रकार के परिवर्तन आईटी में हो रहे हैं, एआई एंथ्रोपिक को ले लीजिए, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि अगर आईटी क्षेत्र में निवेश करते हैं तो छोटी मध्यम अवधि का आप नजरिया मत रखिए, क्योंकि काफी कुछ तकलीफें का सामना करना पड़ सकता है आईटी क्षेत्र की कंपनी को, जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन निरंतर हो रहा है। और ये एंथ्रोपिक नामक जो टूल आया था पिछले हफ्ते पहले, वो ऐसा नहीं है कि नया पहली बार आया, इसके पहले भी कई एआई टूल आ गए और उसके पश्चात ये आया, और भविष्य में और आते रहेंगे। तो मेरा मानना है, और जैसे मैंने कहा हमारी बिकवाली की राय, तो मैं तो ये 233 में भी खरीदा फिर भी नुकसान हो रहा है इनको, क्योंकि भाव 215 का चल रहा है। तो मैंने जो विकल्प दिए हैं, मेरे ख्याल से अगर ये बदलाव करते हैं अपने निवेश की रणनीति में, और यहां से निकल करके जो मैंने सुझाया एल&टी फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस या फिर अशोक लेलैंड, वहां पर निवेश करते हैं और लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, तो शायद इनकी भी नुकसान की भरपाई हो सकती है। तो दोनों के लिए राय जो है वो सेम ही है, एग्जिट की राय यहाँ पर बन रही है, लेकिन आपको विकल्प सुझाए गए हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, उसके अलावा एल&टी है और अशोक लेलैंड, जहां पर आप खरीदारी जो है वो कर सकते हैं, ये कहा गया है। ओएनजीसी को फिलहाल होल्ड की सलाह दी गई है, पंकज जी के लिए सलाह थी निमेश जी की तरफ से। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। टेक्निकल राय क्या बन पाती है, आगे कैसे शेयर परफॉर्म कर सकता है, इसके लिए निमेश ठाकर जी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। निमेश जी, मुथूट फाइनेंस नतीजे तो काफी अच्छे हैं, देखा जाए तो जो कुल पोर्टफोलियो है कंपनी का उसमें गोल्ड लोन का हिस्सा करीब 87% है, लेकिन क्योंकि देखिए गोल्ड के जो प्राइसेस है लगातार गिर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं असर जो है आज स्टॉक प्राइस पर देखने के लिए मिल रहा है। आगे किस तरीके का नजरिया रखा जाए मुथूट फाइनेंस पर सर? देखिए, जिस तरह का स्ट्रक्चर बना है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर एक
काफी स्ट्रॉन्ग रनअप दे दिया है और उसके बाद का एक करेक्टिव मूव है। हालांकि 100 डेज की एक्सपोनेंशियल एवरेज की बात करें तो आज का जहां पर लो बना था अराउंड 3560 के आसपास था, वहां पर 100 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट आ रहा है। तो अगर आज के सेशन के अंदर 3560 या 3550 के लेवल होल्ड करता है तो मैं मानता हूं कि यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस भी आ सकता है। और अगर 3550 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीचे जो 200 दिन की एवरेज है 3220 के आसपास वहां तक के लेवल टेस्ट करने को देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल नजरिया यही है कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस 3550 का लगा के थोड़ा कॉन्ट्रा कर लीजिए। एक अच्छा रैली स्टॉक के अंदर आया है और अभी आप गोल्ड के प्राइस भी देखें तो गोल्ड के प्राइस में भी इतनी कोई बड़ी करेक्शन नहीं आया है। तो मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस 3550 के स्टॉप लॉस से मुथूट फाइनेंस के अंदर यहाँ से बाय करना चाहिए। और ऊपर में मुझे लग रहा है कि फिर से 3800 तक के लेवल मुथूट फाइनेंस के अंदर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ये ट्रेड करना है। अगर ये स्टॉप लॉस जाता है तो स्टॉक और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो स्टॉप लॉस रखना है 3550 का। अगर यहां से नीचे फिसलता है ये स्टॉक तो और बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन 3560 के पास होल्ड करें। यहां ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो एक बड़ा बाउंस देखने के लिए मिल सकता है और जो स्टॉक है वो 3800 तक जाने की संभावना है अगर ये वाला लेवल क्रॉस करता है। ये राय बन रही है मुथूट फाइनेंस पर निमेश ठाकर जी की। सर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार